शिवसेना एकनाथ शिंदे, अब तो एकनाथ शिंदे लगाना शायद गलत होगा क्योंकि अब शिवसेना के तौर पर आपने जनता का विश्वास हासिल ही कर लिया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री बनते हुए किसको देखना चाहेंगे? क्योंकि मातोश्री के नीचे आपका ही दफ्तर है। राजीव जी जो है आप बहुत सही बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं माननीय एकनाथ शिंदे साहब के बारे में बताऊंगा कि वो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। उनके मैं 25 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और वो जो है शिवसेना के मातोश्री से उनको नहीं मतलब है, क्योंकि वो बहुत त्याग बलिदान वाले आदमी हैं। जो है वो जो है किसी तरह से और इस बलिदान का जो इंडिकेशन है वो दे दिया था एकनाथ शिंदे ने पिछले ही दिनों, जब उन्होंने कहा था मैं खुद को मुख्यमंत्री की रेस में नहीं देखता हूं। शायद मैसेज मिल गया था या वो जानते थे कि स्थिति इस तरह की होगी। अब इस बीच एक बड़ी खबर है, जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। वो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि इस पूरी जीत का जो क्रेडिट है एक तरीके से मोदी को दे दिया है। जो सवाल मैं शुरू में अभी पूछ ही रहा था, जिस सवाल के साथ मैं था कि अगर यहाँ जीत का क्रेडिट है तो क्या झारखंड में असहज स्थिति तो नहीं है, लेकिन बड़ी खबर एक है तो सेफ है। यानी कि ये नारा काम कर गया महाराष्ट्र, ये नारा काम कर गया, हरियाणा में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, लेकिन झारखंड में ये नारा कहीं आकर अटका है। उसकी वजह क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम रुख करेंगे प्रियंका जी का, जो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि ये पोस्ट कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक गतिविधियों को बहुत बड़ा सहारा देता है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आता है, आर्थिक नगरी है मुंबई। प्रियंका जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, मेरा सवाल वही, अगर प्रधानमंत्री को श्रेय फडणवीस दे रहे हैं महाराष्ट्र की जीत के लिए, तो झारखंड में जो कुछ हुआ उसके लिए बीजेपी मंथन जरूर करेगी, लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसकी वजह आप सामने रख दें। क्या ऐसा किया आप लोगों ने? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड की जनता पूरी तरीके से ये समझ चुकी थी कि जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इन सारी चीजों का दुरुपयोग किया गया, जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उसको लेकर झारखंड की जनता को ये समझ में आ गया कि आखिर येन केन प्रकार तंत्र का इस्तेमाल करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को कमजोर करती है। ये बात बहुत घर कर गई थी और मुझे लगता है कि यही मुद्दा रहा। और इसके साथ में जितनी भी वहां पर योजनाएं चल रही थी आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, वो सारी महाराष्ट्र में लोगों को क्या समझ आया? कि महाराष्ट्र की जनता का निर्णय है, वो निर्णय जनता का सर आंख ऊपर है। पर हमने जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दे बेबुनियादी नहीं थे। जिस तरह किसानों का मुद्दा था, सोयाबीन की खेती का मुद्दा था, कपास का मुद्दा था, या युवाओं का मुद्दा था, या भ्रष्टाचार का मुद्दा था, आप कह रही हैं, एकदम ठीक आप कह रही हैं। और पीयूष पंत जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप जब चुनावी प्रचार भी हो रहे थे ना, तो जो चुनावी रैलियां होती थी उसमें जुबानी तीर चल रहे थे, एक दूसरे को घेरा जा रहा था। हम एज अ जर्नलिस्ट भी आपस में बात करते थे कि चुनावी मुद्दे कहाँ हैं, महाराष्ट्र के लोगों की समस्याएं इसमें कहाँ हैं, किसानों की आत्महत्या कहाँ है, विदर्भ की परेशानियां कहाँ हैं, लेकिन वो मिसिंग नजर आता था। बावजूद इसके महायुति को बढ़त मिली और अच्छी खासी बढ़त के साथ अब सरकार बनाने की तैयारी है। तो ऐसा कैसे, क्या फेस के नाम पर ये वोट मिले हैं? देखिए, यही लगता है, यही एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्योंकि अगर जो ग्राउंड से जो खबरें आ रही थी और जो ग्राउंड से जो हो रहा था, तो और ये एक फैक्ट भी है कि वहाँ डिस्टेंस बहुत था। दूसरा मुद्दा उठा था अस्मिता का भी, मराठी अस्मिता का, इन द सेंस कि मतलब जो तमाम उद्योग हैं वो जो है महाराष्ट्र से जो है वो गुजरात ले जाए जा रहे हैं। टाटा के प्रोजेक्ट को लेकर ये तमाम मुद्दे थे वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जनता ने भरपूर वोट दिया युति को। तो इसके मतलब जो कटेंगे तो बटेंगे, जबकि ये कहा जाता था कि महाराष्ट्र में इस तरह का मुद्दा चलता नहीं है। ये जो अजीत पवार ने भी कहा, और जो है कि जो है मुंडे जी की जो बेटी है उन्होंने भी कहा, और बहुत से लोगों ने कहा कि, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो देखिए, एक तो ये मैंने कहा जो पैसा जो कैश ट्रांसफर हुआ है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखता है झारखंड में भी, और जो है यहाँ पे भी जो योजनाएं चलाई गई वो, और उसके लिए एक टाइम दिया गया सरकार को कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। वो डिस्टेंस बहुत है, इकोनॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये हमें इस पे ध्यान देना होगा। तो मुझे लगता है उसके अलावा ये जो ऊपर के मुद्दे हैं जो रहे, जो नैरेटिव करे गए, और जो एक की जो है एक हिंदुत्व का और एक खास कर जो एकता का, मतलब आपको लगता है बटेंगे तो कटेंगे चला है अंदर ही अंदर, ऐसा लगता है। रिजल्ट से ऐसा लगता है, बीजेपी को जिस तरह से समर्थन मिला है तो वो लगता है। और इसके अलावा एसके सिंह साहब,
शरद पवार जी ने, शरद बाबू ने, जो कि महाराष्ट्र के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता हैं, राजनीति के लिहाज से बड़ा अनुभव है, उन्होंने भावनात्मक अपील तक कर दी थी, वो भी काम नहीं आ पाई। क्या वजह था कि उनकी भावनात्मक अपील पर कुछ रिएक्शन सामने नहीं आया, ऐसा कि सरकार बन पाए इंडिया ब्लॉक की? एसके दत्ता जी, देखिए, यहाँ पे बात ये आती है कि पहले जब एनडीए की सरकार बनी थी, शिवसेना बीजेपी की सरकार, उसको जिस तरह से शरद पवार जी ने षड्यंत्र रचा के जिस हिसाब से तोड़ के फिर ये महा आघाड़ी की सरकार बनाई, वो कहीं ना कहीं पे जनता के बीच में कहीं ना कहीं पे आक्रोश था इस पूरी चीज को लेके, और उसके चलते भी जनता ने तय कर लिया था कि उद्धव ठाकरे का 2.5 साल का सरकार उन्होंने देखा था, वो केवल 2 बार अपने मंत्रालय पे गए थे, और यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी की सरकार को भी लोगों ने देखा है, सुबह 5 बजे भी आप चले जाओ तो वो स्वागत करते थे, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं था सीएम आवास पे और ना ही मंत्रालय पे। ये दोनों चीजों का आकलन भी जनता ने किया, जनता ने आकलन करके देखा कि कौन सी सरकार बेहतरीन है और कौन सा सरकार डिलीवर कर सकता है। डबल इंजन की सरकार जो है वो डबल इंजन की सरकार बाकी प्रदेशों में डिलीवर कर रहा है, तो इसमें जनता मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी का जो विशाल छवि है उसके ऊपर और मोदी जी के जो प्रॉमिसेस है उस प्रॉमिसेस पे यकीन है। राहुल गांधी के जो प्रॉमिसेस है उस पे जनता को यकीन नहीं है, और इसीलिए हरियाणा में भी रिपीट हुई भाजपा की सरकार, और या महाराष्ट्र। चलिए एसके सिंह साहब से भी पूछ लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एसके सिंह साहब, आपको क्या लगा, इतनी बड़ी भावनात्मक अपील शरद पवार जी की तरफ से की जाती है और उसका असर नहीं होता है? मतलब नए मराठा क्षत्रप का उदय माना जाए, इसके बाद क्या कोई नया मराठा क्षत्रप बनने जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? सुरेंद्र जी देखिए आपने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो है एक नया महाराष्ट्र नहीं है। देखिए, आपको यहाँ समझना होगा, जिस प्रकार से शरद पवार जी हो चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार से हिंदुत्व को जो है हिंदुत्व को ख़त्म करने का काम किया, उनको अपमान करने का काम किया, तो महाराष्ट्र की जनता जो है, और ख़ास करके शिवसेना जाने जाते थे हिंदुत्व के लिए, और हमेशा बाला साहब ठाकरे साहब जो है हमेशा जो है हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी, तो उद्धव ठाकरे स्वार्थ के लिए जो है उनके साथ गए, वहाँ गए जरूर, लेकिन वहाँ पे उनका हमेशा अपमान हुआ, और ख़ास करके हिंदू जो हमारे लोग थे, हिंदू की जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसका अपमान हुआ। सुरेंद्र जी, शरद दादा की बात क्यों नहीं सुनी महाराष्ट्र ने? शरद पवार दादा की बात क्यों नहीं सुनी? क्या हो गया? आपका क्या एनालिसिस कहता है? नहीं, देखिए, हमारा ये कहता है कि अब शरद दादा जो है वो अब उनका एज हो गया है, अब उनको जो है ये बागडोर जो है तो एज तो बहुत से नेताओं की हो जाएगी। मुझे लगता है हिमांशु जी से इस बात का रिएक्शन लेना चाहिए। हिमांशु जी, 2 बातें हो सकती थी अगर राजीव शरद पवार को लेकर जानना ही चाहते हैं, और अजीत दादा 2 बातें हो सकती थी, या तो उनकी इमोशनल अप्रोच इमोशनली काम करती और वोट बैंक जुटा पाती, या दूसरी वजह उनकी हो सकती थी बढ़ती एज और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी। लोगों को लगा अजीत पवार पर भरोसा दिखा दें। सीधी सी बात है, देखिए, महाराष्ट्र के अंदर और उनके रीजन के अंदर, या फिर वो शरद पवार हो या अजीत दादा पवार, दोनों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, ये बात को समझ के चलो। मगर जब वोट देने की बात आती है तो लोकसभा के चुनाव में उन्होंने सुप्रिया सुले को जीता के भेजा, और फिर उन्हीं के पिता फिर से आके कहते हैं कि मेरी बेटी को अब मुझे सीएम बनाना। ये कहां तक चलेगा? ये कहां तक चलेगा? और यही बात और शरद पवार के बारे में रचना जी मैं पहले भी कह चुका हूं, यहां पर फिर से कहूंगा। शरद पवार जब एनसीपी एक थी, फिर भी एनसीपी महाराष्ट्र के 288 में से 60 सीटों से ज्यादा कभी नहीं जीत पाई है, और फिर भी, और उसमें भी अब एनसीपी के वोटों का बट जाना, इसको और डिटेल में हम बात करेंगे। महाराष्ट्र की बात हो रही है, झारखंड की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें जो उपचुनाव में अभी धीरे धीरे रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको लेकर भी बात होगी, और प्रियंका गांधी की बड़ी जीत की भी बात होगी। आप सभी मेहमान रहिएगा साथ में। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।